हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग ऑक्सीकरण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता, इन दोनों में बहुत अंतर पाया जाता है। जो संयोजकता है उसका मान हमेशा धनात्मक रहता है। जैसे सोडियम की संयोजकता बोलेंगे तो 1 हो जाएगा, और जो क्लोरीन की संयोजकता है वो भी 1 रहेगा। लेकिन जब ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं तो ऑक्सीकरण संख्या में जो धन या ऋण लगाया जाता है, या फिर किसी किसी की ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 भी रहता है। जैसे कि जो हीलियम है, हीलियम के लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 होता है। और जो सोडियम है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन जब दान करता है तो ये Na+ के रूप में आ जाता है। तो इसके लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान हो जाएगा +1। और उसी प्रकार से जो क्लोरीन है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अपना अष्टक पूर्ण करेगा। तो जो क्लोरीन के लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान 1 इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण करता है उसके बाद ये Cl- के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज आया है, तो क्लोरीन के लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान हो जाएगा -1। तो इस प्रकार इन दोनों की जो संयोजकता देखेंगे तो एक ही आएगा, उसमें प्लस माइनस नहीं लगाते हैं संयोजकता में। लेकिन जो ऑक्सीकरण संख्या रहता है उसमें प्लस और माइनस लगाया जाता है। तो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +1, और क्लोरीन के लिए जब ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो इसका मान हो जाएगा -1। इसी प्रकार आज हम लोग देखेंगे कुछ और यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या निकालने के बारे में, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर ही किसी भी यौगिक में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पता लगाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुछ यौगिकों के जो ऑक्सीकरण संख्या है उसका मान। तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 रहता है। तो इन सबको याद करना पड़ेगा। इन्हीं के आधार पे जो बड़े बड़े इस प्रकार के यौगिक रहेंगे उसमें ऑक्सीकरण संख्या की गणना करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इधर, इसको याद करना पड़ेगा। तो जो हाइड्रोजन है उसके लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान होता है +1। इसी प्रकार जो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के नीचे जितने भी तत्व पाए जाएंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब के लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा? +1 ही रहेगा, क्योंकि सोडियम में एक प्लस चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद। उसी प्रकार जो पोटेशियम है उसमें एक प्लस चार्ज आता है एक इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद। अब जो द्वितीय आवर्त के तत्व हैं जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और उसके नीचे जो भी आते हैं, उन सब के लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या हो जाएगा? +2 रहता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करता है, इसलिए इसमें -2 ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की रहती है। और सल्फर के लिए भी, माने कि ऑक्सीजन फैमिली के जो भी मेंबर हैं नीचे ऑक्सीजन के पाए जाएंगे, उन सब के लिए -2 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाएगी। उसी प्रकार से X माने होता है हैलोजन। तो जो हैलोजन फैमिली है उनके लिए ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या का मान -1 रहता है। तो हैलोजन के जगह में क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन या फिर फ्लोरीन भी लेंगे, तो इन सब के लिए -1 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाएगी। H2O जब उपसहसंयोजी यौगिक बनता है, माने कि इस प्रकार से जो यौगिक बनता है उसमें देखना यहाँ पे MnH2O ऐसे करके 4 या 5 इस टाइप से लिखा रहता है। तो यहाँ पे जो H2O है तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था का मान 0 रहता है। माने पूरा एक यौगिक है H2O, तो इसके लिए ऑक्सीकरण अवस्था का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अमोनिया इसमें रहता है, जैसे कि NiNH3 इस टाइप से लिखा रहता है। तो यहाँ पे जो अमोनिया है इसके लिए भी ऑक्सीकरण अवस्था का मान 0 आता है। अगर इसी प्रकार से उपसहसंयोजी यौगिकों में नाइट्रो ग्रुप, जैसे कि NO2, यह है नाइट्राइट NO2,
और NO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल का, तो ये NO2 और NO3 जब रहता है तो इनके लिए ऑक्सीकरण अवस्था का मान -1 पाया जाएगा। ये हो गया। तो इन सब के आधार पर ही किसी भी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या की हम लोग गणना करते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था का मान कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं KMnO4 के लिए। तो इसमें हमको क्या है, मैग्नीज क्या है, इसमें केंद्रीय धातु है। तो प्रश्न कैसे पूछेगा कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है बताइए, या फिर Mn के लिए जो ऑक्सीकरण अवस्था का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए इसी को लेते हैं, तो लिखते हैं KMnO4। तो अब देखो यहाँ पे Mn के लिए हमको ज्ञात करना है ऑक्सीकरण अवस्था। तो माना कि Mn का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, X है। तो K का क्या होता है, +1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1। अब प्लस करेंगे, Mn का क्या है, X समान है। तो X और ऑक्सीजन कितना ठो है, 4 ठो। तो 4 गुणित 1 ठो ऑक्सीजन का कितना होता है, यहाँ से -2 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -2। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा +1 प्लस को नहीं लिखते हैं, 1 लिखे इसको, प्लस ये x ये वाला, प्लस ये 4 दूनी क्या हो जाएगा, -8। और यहाँ पे बराबर लगाते हैं। और बराबर के बाद यहाँ पे जैसे ऐसे करके यहाँ पे कुछ चार्ज रहता तो इस चार्ज को इधर लिखते, लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं है, आवेश नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखाएगा, 0 लिखाएगा। अब यहाँ ये -8 हो गया। अब -8 और +1 को हल करेंगे तो ये हो जाएगा x -7 हो जाएगा, 8 में से 1 घट जाएगा और ये बड़ा है तो -7 हो जाएगा। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर 0, इसको उतारेंगे तो x बराबर, इसको पक्षांतर कर लेंगे तो -7 इधर जाके क्या हो जाएगा, +7 आएगा। तो x का मान यहाँ पे कितना आया, +7। तो KMnO4 में Mn की या मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण संख्या का मान है +7 यहाँ पे आता है। तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या KMnO4 के लिए +7 पाया जाएगा। इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या की गणना करते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ऑक्सीकरण अवस्था निकालना। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें ये जो कार्बन है, कार्बन के लिए ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालना है। C बराबर नहीं पता क्या है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना होता है, -2 होता है। तो C को हम लोग क्या मान लेंगे, X मानेंगे। जिसका निकालना रहेगा उसको हमेशा X मानेंगे और जिसका पता है उसको पुट करेंगे वहां पे। तो C के जगह में क्या आ जाएगा, X प्लस O के जगह में क्या आ जाएगा, 2 ठो है तो 2 इंटू 1 ठो O का -2 होता है यहाँ से, तो ये हो जाएगा -2 बराबर, इसमें यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो ये हो जाएगा 0। ये x प्लस 2 दूनी 4 तो -4 = 0। अब x -4 = 0 हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस यहाँ पे। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर इधर क्या हो जाएगा, +4। तो यहाँ पे x का मान क्या आया, +4 आया है। तो CO2 में जो कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था का मान क्या होगा, +4 आएगा। इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या इसमें निकाला जाता है। इसको अगर इतना हल नहीं करोगे तो माइंड में भी, दिमाग के अंदर ही कैलकुलेशन करके आप लोग छोटे छोटे यौगिक का निकाल सकते हो। जैसे कार्बन का नहीं पता है तो ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4।
अब इस साइड है तो -4 उधर जाके क्या हो जाएगा, +4 बन जाएगा। तो कार्बन का क्या होगा, +4। इतना करने की जरूरत नहीं है, माने कि ऐसे बिना लिखे भी कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं H2SO4 में सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या है क्या होगी। तो यहाँ पे जो सल्फर के लिए निकालेंगे तो +6 से होता है, लेकिन प्रूफ कैसे होगा, हल करेंगे तब पता चलेगा। तो इसमें सल्फर का हम लोग क्या मानेंगे, X मानेंगे। ऐसे ही जैसे सल्फर का निकल रहा है, ऐसे ही किसी भी यौगिक के यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हो, हाइड्रोजन का भी, ऑक्सीजन का भी, कुछ का भी निकल जाएगा। तो सल्फर का निकालेंगे तो इसको X माने हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2, और एक हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 होता है। तो +1 प्लस सल्फर का X हो जाएगा, और ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे 4, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस को नहीं लिखती हूँ, बस 2 प्लस ये हो जाएगा X, और ये 4 दूनी -8 बराबर 0। अब इसको फिर हल करेंगे तो X प्लस -8 प्लस 2 हो जाएगा। इसको व्यवस्थित करके लिखेंगे तो बराबर 0। तो ये हो जाएगा X -6 बचेगा, यहाँ पे 8 में 2 जाएगा तो 6, और 8 बड़ा है तो इसका चिन्ह लगेगा, तो -6 यहाँ पे आएगा। तो ये -6 इक्वल टू 0, और X बराबर पक्षांतर कर देंगे तो -6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो यहाँ पे X का मान क्या आया, +6 आया। तो H2SO4 में सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या है इसका मान +6 होगा। इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। अगर इसको इतना हल नहीं करेंगे तो इसको देखते ही कैसे निकालेंगे। सल्फर को निकालना है तो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 है तो 4 दूनी -8 हो गया। इसका क्या हो गया, +2, 2 है तो +1 × 2 बराबर +2। तो -8 में +2 को घटा दिए तो कितना बचा, -6 बचा इस साइड के लिए। अब पक्षांतर करेंगे तो -6 उधर जाके क्या हो जाएगा, +6। तो बिना सॉल्व किए डायरेक्ट भी निकल सकता है। जब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन छोटे छोटे का याद रहेगा तो बड़े वाले का आसानी से बिना कैलकुलेट किए निकल जाता है। ये हो गया ऑक्सीकरण संख्या निकालना। अब जो कल देखे थे कक्षा 12वीं में, उसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जो देखे थे हाइपोफास्फोरस अम्ल, हाइपोफास्फोरस अम्ल है H3PO2, H3 और PO2। इसमें कल देख रहे थे कि जो फास्फोरस है उसके लिए ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या मिला था, +1 मिला था। तो ये कैसे आया इसको देखते हैं। तो ये भी उसी विधि से निकला है जैसे अभी बता रही थी। तो इसका मान हम लोग X मान लेते हैं फास्फोरस का। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन है तो 3 × +1 करेंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन का +1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन का 3 × +1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस इसके फास्फोरस के लिए X रखेंगे, और ऑक्सीजन 2 है तो 2, और एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2। ये हो गया। तो इसके लिए करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 प्लस X और 2 दूनी -4, 2 दूनी 4, और माइनस और प्लस का माइनस हो जाएगा बराबर, यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं है तो 0। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 3 प्लस, यहीं से हल हो जाएगा। ये X और -4 और +3 क्या बचेगा, -1 बचेगा बराबर 0। तो X बराबर ये -1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो फास्फोरस था जिसको हम लोग X माने थे, इसके लिए +1 आ रहा है ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पे पहले से दिया हुआ है बुक में +1, तो यही +1 इसमें भी आ रहा है, हल कर रहे हैं। तो ऐसे ही सभी फास्फोरस के यौगिकों का निकाला गया है। अगर इसको हम लोग हल नहीं करेंगे तो कैसे हल करेंगे? मन में जब करना है, बिना लिखे अगर करना चाहे तो ऑक्सीजन 2 ठो है तो एक ऑक्सीजन का -2, तो 2 ऑक्सीजन का 2 दूनी -4 हो जाएगा। और इसका क्या है +3, तो -4 और +3 -1 इस साइड के लिए बचा। अब पक्षांतर करेंगे तो उस साइड जाएगा, तो -1 बचा था तो उधर जाके +1 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं, पायरोफास्फोरिक अम्ल। पायरोफास्फोरिक अम्ल का क्या है? H4P2O7। ये था पायरोफास्फोरिक अम्ल। इसके लिए जब निकालेंगे, ऊपर लिख देती हूँ H4P2O7। इसको बिना हल किए ऐसे निकाल के देखते हैं तो 7 ठो ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -2। तो 7 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, -14 इधर हो रहा है और ये 4 है, तो 4 है तो +4 हो जाएगा इसका। तो ऋण 14 में से +4 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या होगा? ऋण 10 बचेगा। अब ऋण 10 इस साइड के लिए बच रहा है तो उधर जा करके क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ठो फास्फोरस है, तो 2 ठो फास्फोरस के लिए +10 उधर हुआ है, तो एक फास्फोरस के लिए उसका आधा हो जाएगा, तो +5 इसका आना चाहिए फास्फोरस के लिए। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे फास्फोरस को 1 मानते हैं और इसको 4 ठो हाइड्रोजन है, तो 4 इंटू क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन का हो जाएगा +1 प्लस 2 ठो फास्फोरस है तो 2 इंटू फास्फोरस का X माने हैं तो 2 इंटू X कर देंगे। 2 ठो फास्फोरस के लिए 2 इंटू X प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 और एक ऑक्सीजन का होता है -2। अब यहाँ पे कुछ चार्ज नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। अब इसको हल करते हैं, 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस 7 दूनी 14 और ये माइनस है तो -14 = 0। अब इसको हल किएंगे तो 2x ये हो गया, प्लस क्या हो जाएगा? -14 में 4 को जोड़ेंगे तो 4 घट जाएगा, ये बचेगा -10 = 0। तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -10 = 0। तो ये हो जाएगा 2x बराबर -10 इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? +10। अब ये 2 इंटू x है तो यहाँ पे जब 3 ठो रहेगा तो 3x अभी आ सकता है, 4 ठो रहेगा तो 4x भी आएगा, 5 ठो रहेगा तो 5x भी आएगा। तो यहाँ पे जो निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग को केवल x ही निकालना है। उसके बाद अगर कुछ संख्या इधर है तो उधर उस साइड ही पक्षांतर उसको करना है। माने लास्ट में जो लेफ्ट हैंड साइड है उस साइड केवल x बचा करके सबको पक्षांतर करना है। तो इसको क्या करेंगे? ये इंटू के रूप में है x के साथ, तो उधर जाके क्या कर देंगे? x बराबर +10/2 करेंगे, भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 2 एकम और 2 पंचे, माने कि +5 इधर आएगा। तो x का मान कितना आया? +5 आ रहा है। तो इसके लिए जो फास्फोरस है उसका ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना आएगा? +5 आएगा। इसी प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था का मान निकालेंगे। तो इसमें जो बुक में दिया है 2 ठो पर ऑक्सो मोनोफास्फोरिक अम्ल H3PO5
H3PO5 पी ब्लॉक के तत्व में दिया है 8वां नंबर में, ये 8वां है। इसमें दिया है H3PO5, इसका नाम है पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक अम्ल। इसके लिए बुक में गलती से +2 लिखा गया है, तो ये गलत है, इसको आप लोग सुधारोगे। इसका मान हो जाएगा +7, तो इसको लिख लेना। जैसे इसमें भी निकालेंगे तो देखना +7 ही आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 3 × +1 प्लस फास्फोरस की जगह X, और इधर क्या हो जाएगा 5 × 3 बराबर 0। ये हो जाएगा 3 एकम +3 प्लस ये हो जाएगा X प्लस 5 दूनी -10 बराबर 0। तो ये हो जाएगा X प्लस -10 में +3 करेंगे तो क्या बचेगा, -7 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे X और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे X बराबर -7 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा +7 आएगा। तो यहाँ पे +7 आ रहा है। बुक में गलती से क्या दे दिया है, +2 दिया है, उसको सुधार लेना और निकाल कर भी देखोगे तो +7 ही आएगा। ये हो गया पहला। अब इसी प्रकार से 9वां में एक और यौगिक दिया हुआ है पर ऑक्सो डाइफॉस्फेट। इसी में के 9वां में दिया है पर ऑक्सो डाइफॉस्फेट, जिसका सूत्र है H2P2O8। H2P2O8 इस प्रकार से दिया है। तो इसके लिए भी +2 दिया है बुक में, वो भी गलत है। इसका मान भी क्या आ जाएगा, जो +2 है वो गलत है, +2 है ये गलत हो जाएगा, इसको मत लिखना। +7 आएगा, यही इसका सही वाला मान है। इसके लिए भी जैसे निकालेंगे तो इसको डायरेक्ट पे यहाँ पे हेल्प करती हूँ। 2 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा +2 प्लस 2 फास्फोरस है, तो इसको क्या मान लेंगे 2x मानेंगे। 2 × 1 फास्फोरस के लिए x प्लस ये 8 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन का -2, तो 8 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा -16 इक्वल टू 0। 8 दूनी 16 हो गया। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस -16 + 2, तो क्या बचेगा -14 यहाँ पे बचेगा इक्वल टू 0। अब इसको हल किए तो 2x और प्लस माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और ये रहेगा 14 बराबर 0। अब 2x बराबर यहाँ पे 14 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +14। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 2 को उधर भाग दे देंगे इस 2 को, तो 2 × 7 = 14। यहाँ पे क्या आ रहा है +7 आएगा। तो H2P2O8 के लिए फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था +7 यहाँ पे मिलेगी और +7 ही यहाँ पे होगा। ये हो गया ऑक्सीकरण संख्या निकालना। अब यहाँ पे एक ठो आवेश वाले का देख लेते हैं या चार्ज वाले का। जो KMNO4 है, KMNO4, इसी को देखेंगे कि इसमें कोई आवेश नहीं है अभी यहाँ पे, लेकिन आवेश कब आता है जब ये टूट जाता है। यहाँ से अगर टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा K+ बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा MnO4, और इसमें एक ठो प्लस चार्ज आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक ठो माइनस चार्ज आ जाएगा। तो जब यहाँ इसके लिए हम लोग निकालेंगे ऑक्सीकरण अवस्था, इसके लिए MnO4 माइनस के लिए, तो यहाँ पे क्या निकल करके आएगा उसको देखते हैं। तो Mn का निकालना है तो क्या मानेंगे, Mn को 1 मानेंगे प्लस
ऑक्सीजन है तो 4 और 2 एक ठोकर रहता है तो -2 इक्वल टू। अब यहाँ पे देखना, इससे पहले हम लोग जो भी निकाले हैं यहाँ पे 0 0 0 लिखते आए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहता था। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे चार्ज है, आवेश है, माइनस चार्ज है, तो एक ठो माइनस चार्ज है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। अगर 2 ठो माइनस चार्ज रहता तो -2 लिखते, तो इसको क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। उसके बाद जैसे पहले हल करते थे वैसे ही इसको हल करते जाना है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4 दूनी -8 बराबर -1 हो जाएगा इधर का। अब x -8 बराबर -1 है ये, तो ये x बराबर ये -8 उधर जाके क्या हो जाएगा, इस -1 प्लस ये -8 प्लस 8 हो जाएगा। तो x बराबर 8 में से 1 घटेगा यहाँ पर भी तो 7 आएगा, और 8 बड़ा है इसके आगे प्लस है तो +7 ही आएगा। तो x का यहाँ पर भी ऑक्सीकरण अवस्था का मान क्या आएगा, +7 ही आएगा Mn के लिए। तो यहाँ पे जो Mn +7 ऑक्सीकरण अवस्था पाया जाएगा। लेकिन जब चार्ज रहेगा तो कैसे लिखते हैं, इसलिए इसको बताया गया है। ये हो गया। अब एक ठो उपसहसंयोजी यौगिक वाला देख लेते हैं कि जो उपसहसंयोजी यौगिक रहता है, जैसे कि NiCl4 इस प्रकार का जब रहेगा यौगिक तो उसमें क्या पूछता है, ये जो केंद्रीय धातु रहता है निकिल क्या है बीच में रहेगा और उसके चारों ओर क्लोरीन परमाणु जुड़ेंगे। तो निकिल का यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या का मान पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछेगा, निकिल के जो ऑक्सीकरण संख्या का मान क्वेश्चन मार्क माने कि क्या है, तो उसको निकालेंगे। तो देखना यहाँ पे इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 ठो क्लोरीन है तो 4, और क्लोरीन किस में आता है, हैलोजन फैमिली में। तो क्लोरीन या हैलोजन के लिए क्या होता है, -1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या चार्ज है, 2 ऋण आवेश है तो -2 इसको लिखेंगे। यहाँ पे जो भी चार्ज रहेगा उसको चिन्ह सहित यहाँ पे लिखना रहता है। अब ये हो जाएगा x प्लस 4 एकम -4 इक्वल टू -2। अब x बराबर ये हो जाएगा, ये प्लस माइनस का -4 इक्वल टू -2। तो x बराबर ये जो -2 है इसमें इसको पक्षांतर करेंगे तो ये -4 इधर आके क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब x बराबर जो 4 है, 4 प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, +2 बचेगा। तो यहाँ पे जो निकिल है, निकिल ये क्या है, डी ब्लॉक का तत्व है और यहाँ पे केंद्रीय परमाणु के रूप में पाया जाएगा। और ये क्या है, उप सहसंयोजी यौगिक है, या फिर इसको कॉम्प्लेक्स यौगिक भी बोलते हैं, क्योंकि इसको बड़े वाला ब्रैकेट जहाँ भी दिखेगा उप सहसंयोजक यौगिक या फिर कॉम्प्लेक्स यौगिक है करके समझना है। तो Na की जो ऑक्सीकरण संख्या का मान यहाँ पे क्या आया, +2 मिल रहा है। यह हो गया। तो इसमें निकिल किस रूप में पाया जाएगा, Na2+ के फॉर्म में पाया जा रहा है। इस प्रकार से निकालते हैं। और कहीं पे देखना क्या रहता है, K4 Ap NH3 ट्राइस और यहाँ पे +2। इस टाइप से भी कुछ यौगिक देखने को मिलेगा कि K4Ap NH3 ट्राइस और +2। तो इसका कैसे निकालेंगे, K का हमेशा +1 रहता है
तो ये हो जाएगा 4 + 1 प्लस इसका ये है केंद्रीय धातु, तो यहाँ पे आयरन का निकालना रहेगा। तो आयरन का X मान लेंगे, प्लस करेंगे, ये देखो अमोनिया आ गया, तो NH3 का क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे 0 × 3 अमोनिया है, तो 3 करेंगे, बराबर यहाँ पे क्या है, +2 आया है, तो यहाँ पे +2 को लिखेंगे। तो 4 एकम ये हो जाएगा 4 + X + 3 शून्यम 0, ये 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 × 0 तो 0, बराबर ये होगा +2, तो X प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 0 + 4 तो 4 बचा, इक्वल टू +2 इधर बचा है। अब X बराबर करेंगे तो ये +2 है, अब +4 को उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, X बराबर -4 और +2, तो क्या बचेगा, 4 में 2 गया तो यहाँ पे 2 बचेगा, और 4 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस इसका आएगा। तो यहाँ पे X का मान कितना आया, -2 आ रहा है। तो कहीं कहीं जो ऑक्सीकरण संख्या का मान नेगेटिव में भी आता है और कहीं कहीं पे पॉजिटिव में आएगा, कहीं कहीं पे 0 भी आएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या का मान हमेशा चिन्ह लगा कर लिखना है। तो यहाँ पे क्या आया, -2 आ रहा है। तो यहाँ पे जो आयरन है उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान -2 है, तो 2- लिख सकते हैं या फिर -2 भी लिख सकते हैं। तो 2- के रूप में यहाँ पे आयरन का ऑक्सीकरण संख्या पाया जा रहा है। तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या को निकालते हैं, और ऑक्सीकरण संख्या का किसी भी यौगिक में जो केंद्रीय परमाणु रहेगा उसका ऑक्सीकरण संख्या का मान इस प्रकार से निकाला जाता है। अब इतना देखने के बाद आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। ऑक्सीकरण संख्या कहीं पे भी देखोगे तो अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। उसके बाद जो आगे है ऑक्सीजन फैमिली के बारे में अगली क्लास में 12वीं में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।